चलिए नोट्स के साथ फिर से आपके सामने हूँ। पार्ट 2 हम लोग जानेंगे अभी, जो कि हम लोगों ने पिछले बार रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके, और उसकी डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है। आज हम लोग जानेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जो कि है लैंड। लैंड क्यों इंपॉर्टेंट रिसोर्स है? बिकॉज इट सपोर्ट्स वेजिटेशन, ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। जो धरती जिस पे हम लोग रहते हैं, ज़मीन पे, उस ज़मीन पे ही सारी चीज़ें होती हैं। ह्यूमन है, जानवर है, फॉरेस्ट है, सब कुछ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, कम्युनिकेशन होती है। तो इसलिए लैंड रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, लैंड रिसोर्स हम लोग देखेंगे इंडिया में कितना है, किस किस टाइप का है ना। तो देखिए, लैंड रिसोर्स है इंडिया में हमारे 43% जो टोटल एरिया इंडिया का है, उसका 43% प्लेन एरिया है ना। प्लेन एरिया जो कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए सुटेबल होता है। बाकी जो टोटल इंडिया का टोटल 30% एरिया है वो माउंटेन एरिया है। माउंटेन एरिया क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, माउंटेन एरिया है हमारे इंडिया में तो वो नदी को फ्लो करने में हेल्प करता है। वो भी क्या, पेरिनियली हेल्प करता है। पेरिनियली मतलब सदाबहार नदी बहती रहे उस हिसाब से, जो कि स्लोप वगैरह में हेल्प करता है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से भी और टूरिज्म एस्पेक्ट से भी माउंटेन एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो बचे हुए 27% एरिया है वो हमारे प्लेट्यू है। तो प्लेट्यू क्या है? जो कि जिसको पठार बोलते हैं हिंदी में, यानी कि जो हाई एरिया होता है, अ काइंड ऑफ हिली रीजन। लेकिन हिली रीजन हो गया कि ऊपर ऊंचाई पे रह नहीं सकते हैं, नुकीला होता है। लेकिन प्लेट्यू होता है कि सपाट, ऊपर से फिर सपाट होता है, उस पर फॉरेस्ट हो सकते हैं, लोग गांव बसा सकते हैं, इस तरह के एरिया। तो प्लेट्यू होते हैं जिसमें कि बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं, है ना। तो ये इस हिसाब से डिवाइडेड है हमारा लैंड रिसोर्सेस इंडिया का। उसके बाद देखिए, लैंड यूज का कुछ पैटर्न है हमारी कंट्री में, ठीक है। लैंड इस्तेमाल करने का पैटर्न है। तो लैंड यूज पैटर्न जो हमारी कंट्री में है वो दो हिसाब से है ना। एक तो है कि दो फैक्टर्स से हम देखते हैं, फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर, ठीक है। तो चलिए, फिजिकल फैक्टर क्या है? फिजिकल फैक्टर है जिसमें कि हम लोग किसी भी जमीन की टोपोग्राफी देखते हैं, है ना, उसकी सॉइल टाइप्स देखते हैं, और ये सब जो है, उसकी मिट्टी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है जिस जगह पे आप ज़मीन ले रहे हो। और टोपोग्राफी मतलब हो जाता है कि उस वो एरिया के कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना। जैसे कि उसकी पोजीशन क्या है, वहाँ पे आसपास रिवर है, माउंटेन है, क्या है वो, किस तरह का एरिया है ना। तो ये फिजिकल फैक्टर्स हुए। ह्यूमन फैक्टर्स क्या है? हम लोग आसपास देखते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, कल्चर कैसा है, वहाँ के ट्रेडिशंस क्या है। जहाँ पे आप ज़मीन ले रहे हो, सपोज करो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर ले रहे हो, वहाँ के ट्रेडिशन, कल्चर्स अलग हो सकते हैं, है ना। उसके बाद की टेक्नोलॉजिकल जो है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से कितनी कैपेबिलिटी है वहाँ की ज़मीन की, है ना। ये सब ह्यूमन फैक्टर्स कहलाते हैं। अब एक चीज़ और हमें नोट करने की ज़रूरत है कि इंडिया में सिर्फ 93% जो है लैंड यूज़ का जो डेटा है वो मौजूद है। बाकी जो 7% है वो अभी तक हमने सर्वे नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कुछ एरिया है, कुछ चाइना के अंडर में है, इंडिया का हिस्सा, जो अभी तक सर्वे नहीं हो पाया। तो ये तो हमने जाना कि ज़मीन यानी लैंड क्यों इंपॉर्टेंट है ना, कितना इंपॉर्टेंट है, और इसको चूज करने के फैक्टर्स क्या हैं, इंडिया में कितने परसेंट कौन कौन से टाइप के लैंड्स हैं, ये सब देख लिया। अब हम लोग जानेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। डिग्रेड होता है, डिग्रेड होना मतलब क्या होता है? खराब होना, क्षय होना, अवक्षय होना, मतलब घटती जाती है, घटती जाती है। लैंड में लैंड खराब कैसे होती है? कोई खाना हो तो खराब हो सकता है, लैंड कैसे खराब होगी? तो वो जानेंगे हम लोग। देखिए, लैंड डिग्रेडेशन कौन कौन से कारण से होता है? डिफॉरेस्टेशन से, जो कि हम लोग जंगल को काट रहे हैं, है ना। ओवर ग्रेजिंग से, कि आप एक ही एरिया में लेके बहुत सारे मवेशी को, जानवर को, कैटल को आप लेके जा रहे हो और वहाँ पे चरा रहे हो, ग्रेजिंग करा रहे हो, तो वहाँ की घास उखड़ती है। घास जब वहाँ की पूरी तरह से गायब होगी तो जो रूट होता है मिट्टी को पकड़ा हुआ, वो मिट्टी वहाँ से फिर कटनी शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा होगा 6-7 में भी। उसके बाद माइनिंग जो होती है, खनन, खुदाई, जिससे हम लोग सामान, जो कि माइनिंग करके जो हम लोग निकालते हैं बहुत सारी चीज़ें, गोल्ड हो गया, कोयला हो गया, है ना। क्वायरिंग हो गई, उत्खनन, ये भी खनन के प्रकार का है, जिसमें कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें, कोयले वगैरह और भी चीज़ें निकालते हैं, है ना। एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल जो होता है सरफेस से निकालना, वो क्वायरिंग होता है। ये सारी एक्टिविटीज़ क्या होती है? लैंड डिग्रेडेशन के बहुत बड़े कारण होते हैं। अब ज़मीन का वो घटाव हो रहा है, ज़मीन खराब हो रही है इन सब कारणों से, तो उसको कंट्रोल कैसे करें? तो हाउ टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन, उसके मेजर्स वगैरह हम लोग देखते हैं यहाँ। अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, है ना, पेड़ लगा सकते हैं और जंगलों को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, है ना, क्योंकि वो रूट पकड़ेंगे मिट्टी को तो बचाएंगे। उसके बाद
प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या होती है, जैसे आप लोगों ने खेत में देखा होगा कि पौधे लगे हुए हैं, मतलब चाहे धान हो या कोई भी क्रॉप्स लगे हुए हैं, और अगर वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलती है, समुद्र के किनारे या उधर का नदी के किनारे का एरिया है, बहुत तेज़ हवा चलती है, तो क्या होता है वो क्रॉप्स वगैरह जिधर से हवा चलती है उधर ऐसे लेट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो उसमें लोग क्या करते हैं, शेल्टर बेल्ट्स, मतलब ऐसे 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 बहुत बड़े 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 पेड़ लगाते हैं जो कि हवा को काट देती है। हवा उसके ऊपर से फिर ऐसे गुजरता है टकरा कर, है ना। जैसे बहुत सारे पेड़ लगे हैं तो हवा यहाँ से आएगी और ऐसे करके गुजरेगी, और यहाँ पे जो बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, है ना, उसको नुकसान नहीं होगा। उसको शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं कि बड़े पेड़ छोटे पेड़ को बचाते हैं, ठीक है। तो वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं हम लोग सैंडी लैंड को। सैंड वाली जो एरिया होती है वहाँ पे अगर हम लोग कांटेदार बुशेस वगैरह, थॉर्नी बुशेस वगैरह लगाते हैं तो क्या होता है, वो सैंड वाली मिट्टी को भी पकड़ के रखता है, जिससे कि मिट्टी ऐसे ही उड़ नहीं जाती है हवा में या फिर बारिश में बह नहीं जाती है ना। उसके बाद माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो वेस्ट वाला लैंड है जो जिसको कि वेस्ट के रूप में यूज़ करे, उसकी मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं, उसमें पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, ज़्यादा फर्टिलाइज़र जो ओवर यूज़ करते हैं ज़्यादा उगाने के चक्कर में, वो नहीं करना है, नहीं तो फिर उर्वरक क्षमता जो होती है हमारे फार्म की वो ख़राब होती जाती है और मिट्टी ख़राब होती जाती है धीरे धीरे। बाद में कितना भी फर्टिलाइज़र डालो उतना क्रॉप नहीं हो पाएगा। तो ये जाना अभी तक हम लोगों ने। अब देखिए लैंड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, हम लोगों को पता है अच्छी तरह से। लैंड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसकी मिट्टी, सॉइल, जो मैंने बताया था, आज हम लोग पढ़ने भी वाले थे। तो सॉइल क्या होता है ये जानते हैं हम लोग। सॉइल इज अ मटेरियल विच इज अ कंपोजिशन ऑफ 5 इंग्रेडिएंट्स। 5 इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ मटेरियल होता है सॉइल, जिसको बनने में लाखों साल लगते हैं, है ना, जिसको हम लोग ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स, सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, गैस एंड वाटर, इन सब से मिलकर वो मिट्टी बनती है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि बेड रॉक्स से फिर जो टूटते हैं रॉक्स वगैरह, ऊपर जाके जब वो मिट्टी बनती है, ऊपर की सबसे ऊपरी परत मिट्टी होती है जिस पे खेती वगैरह करते हैं। तो कितनी ज़रूरी है आप सोच लीजिए। तो देखिए मिट्टी किस किस टाइप की होती है ये जानेंगे हम लोग। सबसे पहले एलुवियल सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एलुवियल सॉइल क्या होती है। दिस सॉइल इज डिपोजिटेड बाय फ्लोइंग रिवर्स, जो बहती हुई नदी होती है उससे जो मिट्टी आकर जमा होती है वो एलुवियल सॉइल कहलाती है। इंडिया के सारे नॉर्दर्न प्लेन्स के जो एरिया हैं, नॉर्थ साइड के जितने भी प्लेन एरिया हैं, ये एलुवियल सॉइल से ही बने हुए हैं, है ना। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये कोस्टल प्लेन्स में पाया जाता है। मैंने जैसा बताया किनारों में ही पाया जाएगा क्योंकि वो नदी वगैरह से समेट के आता है ये, है ना। जैसे कि डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन सब रिवर के डेल्टाज में पाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, है ना। ये रिच होता है पोटैश में, फास्फोरिक एसिड और लाइम इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और ये शुगर केन, पैडी, व्हीट जो कि गेहूं होती है, और बाकी जो सेरल और पल्स क्रॉप्स होती है, सारे हमारे अनाज वाले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एलुवियल सॉइल, ठीक है। अब आते हैं ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी की तरफ। ब्लैक कलर का जो ये सॉइल है इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। अब कॉटन सॉइल जब बोल रहे हैं समझ जाइए कि ये कॉटन के लिए उपजाऊ होगा, है ना। और ये पाया जाता है सौराष्ट्र, मालवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोदावरी और कृष्णा नदी की वैलीज में पाया जाता है। वैली आपको अच्छी तरह से पता है, 2 पहाड़ के बीच का जो निचला हिस्सा होता है ना, तो उन सब एरियाज में पाया जाता है। इसकी कैपेसिटी क्या होती है, ये मॉइस्चर को बहुत दिन तक होल्ड करके रख सकता है। अगर पानी इसमें कम पड़े तो भी ये मॉइस्चर को, मतलब नमी को समेट के रख सकता है अपने अंदर, ठीक है। तो इसलिए वो बहुत ही उपयुक्त है कॉटन की खेती के लिए। इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, है ना, और पोटैश और लाइम इसमें भी पाए जाते हैं। अब चलिए रेड एंड येलो सॉइल की तरफ चलते हैं। रेड एंड येलो सॉइल मतलब रेडिश और येलोइश मिक्स जो कलर का जो सॉइल आता है वो, ये देखो लो रेनफॉल एरिया में पाया जाता है। जहाँ पे रेनफॉल कम होती है इंडिया में, उस एरिया में पाया जाता है। जैसे ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू जो है हमारे इंडिया का, आपको पता है कि इंडिया के जो निचले हिस्से, नॉर्थ से थोड़ा सा आप नीचे आओगे वेस्टर्न में, वेस्ट साइड में नीचे की तरफ, वो सारा डेक्कन प्लेटू है। मैं मैप में दिखा दूंगा आपको। तो देखिए, तो ये जो डेक्कन प्लेटू का जो भी एरिया है उसके ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट में पाया जाता है। जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द
पिडमेंट एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो ये सारे एरिया में ये पाया जाता है। इसका जो कलर है रेडिश क्यों है? इसका कलर रेडिश है क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ आयरन, है ना, क्रिस्टलिन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स वगैरह के कारण। तो ये सब जो मिश्रण है आयरन का, क्रिस्टलिन का और मेटामॉर्फिक रॉक का, इन सब के मिश्रण के कारण इसका कलर जो है केमिकली रेडिश टाइप का हो गया है। अब देखिए लेटराइट सॉइल्स की तरफ चलते हैं। लेटराइट सॉइल क्या होता है? इट डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी होती है और रेनफॉल भी ज़्यादा होती है, वैसे एरिया में लेटराइट सॉइल पाया जाता है, जैसे कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम। ठीक है, ये सब एरिया में पाए जाते हैं। ये कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है जब इसको अच्छे से मैन्योर और फर्टिलाइजर्स वगैरह मिले। मतलब ये एलुवियल सॉइल की तरह तो एकदम उपयुक्त नहीं है, लेकिन इसमें अगर थोड़े फर्टिलाइजर वगैरह, मैन्योर्स वगैरह डाले जाए तो ये क्या है कि बहुत उपयुक्त हो सकता है खेती के लिए। इसमें ह्यूमस कंटेंट कम होता है क्योंकि डीकम्पोजर्स, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो सब क्या है हाई टेम्परेचर के कारण खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसमें ह्यूमस थोड़ा सा कम होता है, इसलिए हम लोग फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं इसमें। अब देखिए एरिड सॉइल्स, जो 5th टाइप है वो एरिड सॉइल्स है। ये क्या है? इट इज़ फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है क्योंकि बाकी पार्ट्स में तो रेतीले थोड़े होते हैं। ये जो है आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेटेबल। मतलब कि ये कल्टिवेशन के लिए प्रॉपर हो जाती है अगर इसमें अच्छे से इरिगेशन वगैरह की जाए, है ना। पानी ज़्यादा चाहिए उधर की मिट्टी को, आपको अच्छी तरह से पता है। तो लैक ऑफ ह्यूमस इसमें भी होता है क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट की टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होती है ना, और इवेपोरेशन भी बहुत तेज़ी से होता है क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इरिगेशन इसलिए ज़्यादा चाहिए, आप पानी उसमें डालोगे वो इवेपोरेट हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इस मिट्टी में क्या है, एरिड सॉइल में जो सॉल्ट यानी नमक के जो कंटेंट बहुत हाई मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए 6th नंबर जो कि लास्ट टाइप है हमारा फॉरेस्ट सॉइल, जंगल की जो मिट्टी वगैरह होती है। ये अब देखो अलग अलग तरह की हो सकती है, जहाँ पे जैसा जंगल है, जहाँ पे जैसा क्लाइमेट है उस हिसाब से। तो फॉरेस्ट सॉइल जो है इट इज़ फाउंड इन द हिली एंड माउंटेन एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। वो ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पे एकदम अच्छे से बारिश वगैरह मिलती है, बारिश हो सकती है, होती है, और माउंटेन एरिया, हिली एरियाज वगैरह में पाया जाता है क्योंकि जंगल तो उसी एरियाज में ज़्यादा होते हैं ना। इसके फीचर्स जैसा मैंने बताया डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से, है ना। जैसे कि लोमी और सिल्टी हो सकते हैं वैली साइड में। लोमी सिल्टी मतलब हो गई चिकनी बलुई मिट्टी, है ना, बलुआ मिट्टी इसको बोलते हैं, सैंडी थोड़ी सी होती है और चिकनी भी होती है वो मिट्टी, है ना। तो वो हो सकती है वैली साइड में। कोर्स ग्रेन्ड पूरी तरह से बलुआ मिट्टी, है ना, थोड़ी सैंडी टाइप की जो मिट्टी होती है वो अपर स्लोप्स में पाए जाते हैं। और उसका सबसे लोअर स्लोप्स में जो आपको पता ही है सिल, जो कि एलुवियल सॉइल वगैरह है, जो कि वैलीज वगैरह में, रिवर टेरिस वगैरह में पाई जाती है ना, जो कि काफ़ी फर्टाइल भी होती है। अब देखिए मैंने अभी ऊपर लैंड के बारे में बताया था, लैंड डिग्रेडेशन। उसमें सबसे ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन होता कब है? जो ऊपर की जो परत होती है यानी मिट्टी कटती है तभी तो लैंड का नुकसान होता है। तो ये सॉइल इरोजन क्यों होता है ना, मिट्टी का कटाव क्यों होता है? कि ये होता है देखो सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, जो कि है द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर। मिट्टी का कवर जो कटता है, हट जाता है, ख़राब होता है, उसके बाद क्या है वॉशिंग डाउन, जो पानी वगैरह से जो बह जाता है ना, वो सब सॉइल इरोजन कहलाता है। उसके रीजंस क्या क्या हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, है ना, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ये सारी चीज़ जो है जो मैंने बताया, ये सारे जो है लैंड डिग्रेडेशन में भी बताया था, सेम ही है। नेचुरल क्या होते हैं? नेचुरल फोर्सेस जैसे कि विंड आ गई, है ना, ग्लेशियर और वाटर फ्लो वगैरह आ गया तो मिट्टी को बहा कर ले जाता है। तो ये नेचुरल रीजन से जो है सॉइल इरोजन होता है ना। टाइप्स ऑफ इरोजन जैसे कि एक होता है गली इरोजन। गली इरोजन क्यों बोलते हैं इसको? द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल नोन एज गलीज। मिट्टी जो कटती है स्लोप वगैरह में तो क्या काटते हुए एकदम वो गली जैसा, नाले जैसा, है ना, रिवाइंस जैसा बनाता हुआ लेके चले जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने चंबल के घाटी वगैरह में भी देखा है इंडिया के। वो क्या ऊपर से जब बहाते हुए लेके जाती है तो एक नाले टाइप का बना देती है ना, गड्ढा करते हुए मिट्टी को बहाते हुए लेके चली जाती है। शीट इरोजन किसको बोलते हैं? टॉप सॉइल जो होती है, ऊपर की सबसे ऊपर की परत जो होती है मिट्टी की, वो लार्ज एरिया में पूरी तरह से धुल जाती है बारिश वगैरह से, पानी से। इससे बच कैसे सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले आपको लैंड डिग्रेडेशन बहुत सारे रीजंस बताए, वो कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि हम लोग कॉन्टूर लाइन खुदाई कर सकते हैं, है ना, टेरिस
कल्टीवेशन कर सकते हैं, स्ट्रिप फार्मिंग कर सकते हैं, शेल्टर बेड्स लगा सकते हैं, और बाकी जो लैंड डिग्रेडेशन में मैंने जो पॉइंट्स दिए थे वो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन, लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा, है ना। तो हमने अभी एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या जाना। लैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, कितने प्रतिशत लैंड इंडिया के कौन कौन से हिस्से में है, किस किस टाइप के लैंड्स हैं, लैंड का इस्तेमाल कौन से बेसिस पे करते हैं, लैंड डिग्रेडेशन या सॉइल इरोजन वगैरह जो हमने पढ़ा वो होता है तो उससे कैसे बच सकते हैं, मिट्टी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है और सबकी क्वालिटी क्या है, इतना हमने जाना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं भी अगर थोड़ी बहुत डाउट भी है तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर आप और ज़्यादा इम्प्रूव करो। अगर आप बोलोगे कि आप कुछ फास्ट बोल रहे हो या कोई पॉइंट आपने छोड़ दिया तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पॉइंट को लेके मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, या फिर आपको अच्छे से और समझने के लिए हिंदी और इंग्लिश में मैंने नोट्स डाले हुए हैं ऑलरेडी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप आराम से वहाँ से भी नोट्स देख सकते हो हिंदी और इंग्लिश में। वहाँ पे भी आप कमेंट करके मुझे कोई सुझाव एडवाइस दे सकते हो। थैंक यू सो मच।